बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम फ्रॉम बिजनेस जी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने अगर आगाज़ देखें तो हमने कहा था कि ये वो हेड ऑफ इनकम है जहां हमें डिडक्शंस की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। बाकी बातें कुछ और जगहों पर भी हमें समझ आ चुकी हुई थी। चलते चलते हमने यहाँ से बिज़नेस को डिफ़ाइन किया और कौन कौन सी इनकम बिज़नेस में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी। ऐसे चलते चलते हम काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे और हमने यहाँ जो चीज़ आप कह रहे हो ना, एक मिनिमम टैक्स रह गया है, उसके अलावा सारा कुछ हो गया हुआ है। ये हमने मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी लास्ट टाइम कर लिया था, कंसिडरेशन रिसीव्ड की बातें भी हो गई थी, और फिर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर सेक्शन 26 हम कर गए थे। फिर इसके बाद आ रहा था एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़, ये भी कर गए थे, और प्रॉफिट ऑन डेट, हाँ ये एक छोटी सी बात रहती है सेक्शन 28। अगरचे इसका एक खुलासा बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन बहरहाल जैसे लिखा हुआ है एक मरतबा हम जाहिर है डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें अलाउ हो रहे हैं, ठीक है ना। उसमें से एक अहम एक्सपेंस हमें नज़र आता है प्रॉफिट ऑन डेट या फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट। लीज को वैसे तो मैंने आपको अलग से डिस्कस करवा दिया था कि लीज एसेट्स को हम कैसे लेकर चलते हैं, लेकिन वो जो बातें वहाँ हम आपसे कर रहे थे वो किसकी बेस पे कर रहे थे? सेक्शन 28 की बेस पे कर रहे थे। वो कहते हैं जी, फॉलोइंग अमाउंट्स इनकर्ड इन अ टैक्स ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट ऑन डेट if and to the extent the proceed of debt are utilized for business purposes। मसलन भाई इसमें एग्जामिनेशन में वो क्या कर सकता है, वो कहता है जी हमने 10 मिलियन का डेट लिया है, रुपीज़ 10 मिलियन हमने एज डेट लिया है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अगर तो खाली इतनी बात लिखी हुई है तो हम एक अजम्पशन ले लेंगे कि यार ये जो 1 करोड़ रुपया लिया गया है ये सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल हुआ। तो इसके ऊपर वो कह रहा है कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस या प्रॉफिट ऑन डेट, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन एग्जामिनर कहीं जिस तरह पिछली 2-3 अटैम्प्ट से एक रिवाज चल रहा है कि वो थोड़ा सा अल्फाज को बेहतर इस्तेमाल करके जो अल्फाज बाकी मीनिंग दे रहे हैं उसको भी इस्तेमाल कर देता है। अब यही कुछ लिखा हमने कि 10 मिलियन हमने लोन लिया, आउट ऑफ विच 7 मिलियन आर यूज्ड इन बिजनेस, ठीक है ना। वो कहते हैं 1 करोड़ रुपया लिया लेकिन 70 लाख रुपया बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है 30 लाख कहीं पर्सनल इस्तेमाल हुआ है। ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपेंसेस तो अलाउ नहीं हो सकते, तो अब हम कितने पर इंटरेस्ट लेंगे? 70 लाख रुपए पर लेंगे। यही लिखा हुआ है, profit on debt if and to the extent proceed of debt are utilized for the business purposes। वो कहता है जी बिजनेस में हमने लोन ले लिया, जैसे आप ऐसे अज्यूम करिए राइस, क्योंकि एक एंटिटी है, राइस पर मैंने लोन ले लिया और वो लोन यूज कर लिया, अपने पार्टनर्स के साथ पहले ही तय कर लिया यार ये लोन ले लेते हैं हम राइस के नाम पे और मुझे घर कंस्ट्रक्ट करना है, ये पैसा मैं घर पर इस्तेमाल कर लूंगा और मैं रेंटल अपनी पास से देता जाऊंगा। पार्टनर ने कहा यार चलो कोई बात नहीं ऐसे कर लो। क्या ये वाला इंटरेस्ट भी अलाउ होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, कौन से लोन का इंटरेस्ट अलाउ होगा? जिसकी प्रोसीड बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा जी, दूसरी बात लिखी हुई है, लीज रेंटल ऑफ एन एसेट टू अ शेड्यूल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अप्रूव मुदारबा और लीजिंग कंपनी और स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर। ये तो इदारे आगे जो लीजिंग करते हैं, बैंक भी हो सकता है, लीजिंग कंपनी भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होती है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ लीज रेंटल द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन। नहीं, आपको पता है ये 7.5 मिलियन, अब 75 लाख रुपए हो चुकी है लिमिट, तो 75 लाख रुपए से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी, या मुदर भी पढ़कर आए, ठीक है ना। वो कहता है ये नहीं है कि अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो उस वक्त हमने कहा था कि गाड़ी की कॉस्ट 7.5 मिलियन से अगर ज़्यादा हुई तो फिर आपको डेप्रिसिएशन इस पर मिलेगी, ऐसे ही था ना अगर ख़रीदा।
और अगर लीज करवाया, वो कह रहा है लीज में भी यही असूल लगेगा। आपको जो रेंटल अलाउ करेंगे ना, रेंटल में जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो 75 लाख तक का ही अलाउ करेंगे। यानी जैसे वहां रिस्ट्रिक्ट की थी वैसे ही यहां भी लीज में भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बात समझ आ गई है? Provided that for the purpose of determining the deduction on account of lease rental, the cost of passenger transport vehicle not plying for hire to the extent of principal amount shall not exceed 7.5 million rupees। इसको 7.5 कर ले, ठीक होगी बात जी। Financial cost of scrutinization of receivable by originator in respect of SPV। एसपीवी एक लफ्ज़ इस्तेमाल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होते हैं? ये कभी आपने जैसे I2B वाले टॉपिक में वहां पढ़ा था एक लफ्ज़, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर, फैक्टरिंग, ठीक है ना। फैक्टरिंग क्या करती है? हम रिसीवेबल जो है ना, जैसे कॉलेज की एग्जांपल ले लें, फर्ज कर लें कॉलेज ने स्टूडेंट से 2 करोड़ रुपया रिसीव करना है। अब आपको पता है जब लोन लेने जाते हैं, कोई भी लोन लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या मांगते हैं आपसे? सिक्योरिटी। तो हमने कहा यार ये हमारे रिसीवेबल हैं, इसे एज ए सिक्योरिटी ले लें। इसके लिए ना स्टेट बैंक की एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो कन्वेंशनल बैंक है ना, कन्वेंशनल बैंक का मतलब हो गया मीज़ान बैंक हो गया, एमसीबी बैंक हो गया, स्टेट बैंक उनको नहीं अलाउ करता कि वो रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें लोन दे दें अपने बैंक की हिफाजत के लिए, क्योंकि रिसीवेबल तो ऑलरेडी क्या है? रिस्की प्रोडक्ट है ना। वो कहते नहीं, इनके लिए एक अलग कंपनी बना लें जो रिसीवेबल लेकर आपको लोन दे दिया करेगी, रिसीवेबल एज अ सिक्योरिटी ले लिया करेगी। उस कंपनी का नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ऐसी कंपनी जो रिसीवेबल के अगेंस्ट आपको लोन दे देगी, उस कंपनी का नाम क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। वो कहता है अगर हमने लोन दिया, हमने कहा यार ये मेरे 4 करोड़ के रिसीवेबल है तो तुम हमें इसके अगेंस्ट लोन दे दो, वो क्या करेंगे? हमारे से रिसीवेबल खरीद लेंगे, फिर रिकवरी वो कंपनी कर रही होगी। वो कहेंगे अच्छा जी हम ऐसा करेंगे 2 करोड़ 75 लाख आपको देंगे वापस, बच्चों से 3 करोड़ हम रिसीव कर लेंगे, तो 25 लाख रुपया क्या हो गया? इंटरेस्ट कॉस्ट ही होगी ना। ये वाली भी कॉस्ट जाहिर है क्या होगा? एज ए एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी। यही बात लिखी हुई है, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ स्क्रूटनाइजेशन ऑफ रिसीवेबल बाय एन ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। फाइनेंशियल कॉस्ट, 3 करोड़ के रिसीवेबल हमने बेच दिए किसी कंपनी को, किस कंपनी को? स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और उसने हमें 3.25 करोड़ रुपया दे दिया, 2 करोड़ 75 लाख रुपया दे दिया, तो 25 लाख रुपया क्या है? ये फाइनेंशियल कॉस्ट ही है। वो कहते हैं ये भी अलाउ हो जाएगी आप। शेयर ऑफ प्रॉफिट अंदर मुशारका स्कीम टू अ बैंक। अब ये अल्फाज ही आपने ऐसे पढ़ लेने हैं। असल में ये ऊपर लिखा प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब आपको पता है हमारे मुल्क में इस वक्त 2 तरह के बैंक अवेलेबल है, एक कन्वेंशनल बैंक और एक इस्लामिक बैंक। जो इस्लामिक बैंक हैं वो उसी इंटरेस्ट को शरिया कंप्लाइंस ट्रांजैक्शन कर रही होती हैं, इसलिए ये अल्फाज हमें लिखने पड़ गए, शेयर ऑफ प्रॉफिट अंडर मुशारका स्कीम टू बैंक। और इसी तरह यहाँ और भी मुदारबा, मुशारका, इन सारी बातों का एक मतलब है कि अगर आपकी कोई फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही है वो आपको अलाउ हो जाएगी एक कंडीशन के साथ कि वो प्रोसीड आपने बिजनेस में इस्तेमाल की हो, या वो फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी बिजनेस की वजह से आ रही हो, दैट्स इट। इसी तरह वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का जिक्र भी आएगा। अगर वहाँ से आपने लोन लेके कोई फैक्ट्री बना ली है, बिजनेस कर रहे हैं ना, तो फिर जाहिर है उसको भी जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या शेयर इन प्रॉफिट पे कर रहे हैं वो इस्लामिक एंड कन्वेंशनल की वजह से। तो इस सारे का खुलासा यही है। बस एक बात याद रखने वाली, अगर प्रोसीड बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही तो फिर इंटरेस्ट भी आपको अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। तो ये एक प्रोविजन रहेगी, या मिनिमम टैक्स, अभी हम इसे नहीं छेड़ रहे। अब हम आते हैं दोबारा खुलासा देखते हैं क्या हुआ था। इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 नंबर का एक पेट सवाल, बड़ा और फिर छोटे सवाल भी कोई 5-7 नंबर 10 नंबर के अलग अलग आ सकते हैं। क्या पढ़ा है हमने इस पूरे उसके अंदर? सबसे पहले हमने पढ़ा कि बिजनेस इनकम है क्या।
एक एडिशनल डेफिनेशन पढ़ी, आपने रटा लगानी है, याद करनी है, दैट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है ना। कौन कौन सी इनकम बिजनेस के हेड में आ रही हैं, वो एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है। फिर सेक्शन 18 पे पहुंच गए थे। सेक्शन 18 ने आके कहा कि यार क्या करना है, वो बताया जी सारी इनकम आएगी, ये होगा वो, वहां से शुरू हुई बात। फिर एक्सपेंसेस की बात हुई, उन्होंने कहा जी ऑल एक्सपेंसेस विच आर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पजेज वो अलाउ होंगे। सेक्शन 20 कह रहा था मैं, लेकिन सेक्शन 21 फौरन सामने आया, उसने कहा नहीं नहीं सारा कुछ नहीं अलाउ होगा। सेक्शन 21 ने एक डिटेल बनानी शुरू की, 3 तरह के एक्सपेंसेस को 3 हिस्सों में बांटा और एक डिटेल बनाई, और उन्होंने कहा जनाब ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इस खास अंदाज से लेकर चलेंगे। अच्छा जी, वो सेक्शन 21 हमारे ध्यान में होना चाहिए डेफिनेटली। बिजनेस इनकम का सवाल आया तो आप समझें उसका 80% क्या है, सेक्शन 21 ही है। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद हम आगे चले, एसेट्स की बात हुई, डेप्रिसिएशन के उसूल आने शुरू हुए। डेप्रिसिएशन में एक नॉर्मल उसूल आया, क्या जी, WDV पे मिलेगी, रेट 3rd शेड्यूल में लिखा होगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन देयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन देयर ऑफ सेल, ये कहानी चली। इसमें 5 स्पेशल केसेस आए। कौन कौन से? पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर। फिर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर एक्सपोर्ट ऑफ एसेट, और एक और था लीज। ठीक है ना, इनको हमने सारा किया। फिर इंटेंजेबल में घुस गए, ये सारा काम किया। ऐसे चलते चलते ये वो नॉलेज है जिसको हमें अकोमोडेट करना है। फिर हमने 3 सवाल हल किए। एक ये व्हील वाला, जहाँ से हमने फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना सीखा, बुनियादी बातों के ऊपर टेकअप किया। फिर एक दूसरा सवाल, फिर एक तीसरा सवाल, ऐसे 3-4 सवाल हमने ये सॉल्व किए। आज हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कुछ पास पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और बाद को पूरा सॉल्व करेंगे। बाद में यहाँ हम कुछ ट्रिकी कैलकुलेशन को लेकर आगे चलेंगे। निकालें जी कॉपी। ये भी पूरा सवाल नहीं है, हमने सवाल का एक एक्सट्रैक्ट लिया है। ठीक है ना, ये सवाल ऐसा है। अब हमारे हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो अब हम टेकअप करेंगे ऐसे सवाल कि जहाँ एक ही सवाल में मल्टीपल हेड ऑफ इनकम आ रहे हो, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रही हो, कैपिटल गेन भी आ रहे हो, ये उन्हीं में से सवाल है। लेकिन यहाँ अभी हमने इसमें सिर्फ बिजनेस के का पोर्शन लिखा हुआ है। पढ़ें जनाब। मिस्टर रियाज इज डूइंग बिजनेस ऑफ सेलिंग पेस्टिसाइड्स एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग फॉर अकाउंटिंग ईयर 30 जून 2021। 30 जून 2021। नहीं, ये नहीं करना, ये तो हमने कर लिया। ये करना है मिस्टर अब्बास वाला सवाल करना। हाँ जी, ये पास पेपर का सवाल। Abbas, a resident individual, is engaged in the business of manufacturing various consumer goods under the name and style of Kamyab Enterprises. Following information has been extracted from Kamyab Enterprises record for the year ended 30th June 2025. सेल गिवन है। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देने के 2 तरीके हो सकते थे। कभी वहाँ जो हम पढ़ रहे थे कि जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो, और एक है कि मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा गिवन हो। वो जो 3 सवाल हमने किए थे उनमें दोनों तरह के सवाल थे। अब ये पास पेपर का सवाल आ गया। वो कहता है 43.09 मिलियन सेल थी, कॉस्ट ऑफ सेल ये थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये थे, फाइनेंशियल चार्जेस ये थे, अदर इनकम ये थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12.707 मिलियन आ गया। बाद दफ़ा सवाल यहाँ से ही शुरू हो रहा है और बाद दफ़ा ये बात पूरी हमें बताई जा रही है। अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.4 मिलियन, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ KE फिक्स एसेट ऑन 1 जुलाई 2024 वर एज फॉलो। आपको याद है हमने उस वक्त बात की थी कि 2 तरह के सवाल हैं। एक है जो पीछे से चलता आ रहा है सवाल, जिसमें ओपनिंग WDVs गिवन होंगी,
और एक वो सवाल जो पहला साल है उसमें ओपनिंग नहीं होगी। ये दोनों सवाल अलग अलग हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। फौरन हमें पता चला ये कौन सी कैटेगरी का सवाल आ गया जिसमें ओपनिंग गिवन है, तो हमारे जहन में फौरन फिक्स एसेट शेड्यूल आना चाहिए। कितने हेड बनेंगे जी? प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल, 80% फॉर बिजनेस पर्पजेज। अब देखें उसने वो प्रोविजन उठा के डाल दी, पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। ठीक है ना, पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। अच्छा जी, और क्या गिवन है? अ न्यू कंप्यूटर वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2025 फॉर 1,50,000। मोटर व्हीकल विच was purchased on 15th June 2023 at a cost of 1 million was sold for 7,50,000 on 31st May 2025. Carrying value of this motor vehicle was equal to sale proceed. कोई बच्चा इसे इंटरप्रेट कर देगा इस लाइन को, इसका क्या मतलब हुआ? Carrying value of दिस व्हीकल वॉज इक्वल टू सेल प्रोसीड। इस बात का क्या मतलब है? जी कह रहा जितनी कैरिंग वैल्यू आ रही थी किधर? टैक्स में या अकाउंटिंग में? अच्छा, एक क्लू लेते हैं। अगर कोई चीज एसेट हम बेचते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं तो नॉर्मली या गेन अराइज होता है या इसके अकाउंट्स में देखें कोई गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल नजर नहीं आ। अच्छा, हो सकता था फेस पे तो ना होता, पता चले जी अदर इनकम में शामिल है, तो इसके नोट हमने पढ़े तो वहां भी कहीं हमें नजर नहीं आ रहा कि कहीं कोई गेन और लॉस आ रहा है। ये असल में ये कहना चाह रहा है कि यार जो कैरिंग वैल्यू आ रही थी ना अकाउंट्स में उतने का ही हमने बेच दिया है। इसका मतलब है कैरिंग वैल्यू 7.5 लाख आ रही थी, क्योंकि लिखा हुआ क्या है? कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटर व्हीकल वॉज इक्वल टू सेल प्रोसीड। अब सेल प्रोसीड उसने दी हुई है ना, तो उसने कैरिंग वैल्यू नहीं बताई। इसका मतलब है इसके ऊपर डेप्रीसिएशन, रिमेनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ रही थी। 10 लाख का एसेट था, अब 7.5 लाख का रह गया। इसका मतलब है 2.5 लाख डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है। कहाँ? अकाउंटिंग में। वो इसमें ऑलरेडी शामिल होगी अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन इस साल वाली। अच्छा जी, लेकिन ये सारी बात हो रही है अकाउंटिंग की, टैक्स की बात नहीं हो रही है। टैक्स में तो देखना पड़ेगा गेन हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले ऐसे वर्किंग इसी की करते हैं, निकालें जनाब। एसेट कब खरीदा था आपने? मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल इसकी वर्किंग बनाते हैं। कितनी कॉस्ट थी? कितनी कॉस्ट थी? 10 लाख। मोटर व्हीकल का नफज आते ही हमारे ध्यान में आना चाहिए था कि कहीं ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट फॉर प्लेइंग फॉर हायर तो नहीं है। फिर हमने कहा नहीं नहीं यार, अगर वो है या नहीं है देखने की जरूरत नहीं है, वो तो 75 लाख से ज्यादा कॉस्ट जाती तो देखने की जरूरत थी। बात समझ आ रही है? कॉस्ट कितनी है जी हमारी? 10 लाख। कब खरीदा है? कब खरीदा है? 15 जून 2023। हम खड़े हैं 25 में, टैक्स ईयर 2023। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन देयर परचेज 15% डेप्रिसिएशन, तो 15% डेप्रिसिएशन ले लेंगे। इसका 15% 1.5 लाख आ गया। बाकी क्या बचा? 8 लाख। लेकिन क्योंकि ये तो कौन सा एसेट है?
80% फॉर बिजनेस पर्पज। सारे व्हीकल ऐसे ही हैं, मोटर व्हीकल सारे ही ऐसे हैं, ठीक है ना, मोटर व्हीकल सारे ही ऐसे हैं। तो क्या करें, इसके दो हिस्से बना लें फिर कॉस्ट के, ठीक है ना, कॉस्ट के दो हिस्से बना लें। 80% इधर ले लें, ये एक्सपेंस हो जाया करेगा, और 20% डिसअलाउ हो जाएगा ड्यूरिंग लाइफ। ऐसे ही था ना। तो इसका 80%, 1.5 लाख का 80% कितना आ गया जी, 1,20,000, और बाकी 30,000 डिसअलाउ हो गया। ये तो 2023 की बात है। अब आ गया 2024। डेप्रिसिएशन किस पर लेनी है, इस पर 15% लें जनाब, दोबारा 8.5 लाख का 15% लें, 8.5 लाख का 15% लें, 1,27,500। ये माइनस करके WDV निकालें, 7,22,500। ओके, इसका लें 80%, 1,27,500 का, 1 लाख पूरा, और बाकी कितना रह गया, हाँ 25,000। ऐसे ही है ना, यही पढ़कर आए थे। When asset is used partly for business and partly for non-business। अब हम खड़े हैं 2025 में, हमने इसे बेचा है, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ऐसे ही है ना, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। लेकिन एक प्रोविजन पढ़कर आए हैं हम, द WDV ऑफ द एसेट सोल्ड विल बी increased by the amount which has not been allowed as depreciation। ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, स्पेशल प्रोविजन यही पढ़ी थी। और आप देखें, हमने आपको ऐसे ही पढ़ाया है कि ड्यूरिंग लाइफ कैसे चलना है और डिस्पोजल पे क्या करना है, डिस्पोजल पे क्या करना है। अब हमने वो जो गेन एंड लॉस देखना ना, यहां उसने हमें बताया था एसेट बिका कितने का है, 7,50,000। WDV कितनी आ रही है, 7,22,500, यही है ना। और WDV ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। क्या मतलब, 30,000 भी ऐड कर दो और 25,500 भी ऐड कर दो, और फिर देखो कि गेन हुआ कि लॉस हुआ। ये कितना आ गया, 7,78,000। हाँ, अब कितना हो गया, लॉस हो गया। फिर तो कितना लॉस हो गया, 7.5, 7, 78, 28,000 का लॉस हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल, टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल 28,000। जब तक अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, ऐसे ही देखते रह जाएंगे बैठे हुए कि ये क्या हो रहा है। ये मेरी बात याद रख ले। समझ आ रही बात कि नहीं? इसमें से कौन सी नई बात थी जो कि हम कहें कि अच्छा अच्छा सर आज पता चला है ये बात ऐसे करनी है? नहीं, आज नहीं पता चला बेटा, ये आप सारा कुछ करते हुए यहां तक पहुंचे हो। हाँ जी, फिक्स एसेट का जैसे ही जिक्र हुआ था, फिक्स एसेट का जैसे ही जिक्र हुआ था,
पहली ही उसके अंदर बात ये आना शुरू हो गई थी, ऐसे ही है कि नहीं है? ये आ गए थे जी फिक्स एसेट्स आपके, यहां से हमने कहानी शुरू की थी। ये प्रोविजन आ गई थी जी, ये था जिसे हम कह रहे हैं नॉर्मल रूल विल अप्लाई। और फिर हमने कहा जनाब स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन में पहली प्रोविजन कौन सी आ रही थी? एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर, और इसके अंदर हमने फिर ऐसे पढ़ा था कि ड्यूरिंग द लाइफ क्या करना है और एट द डिस्पोजल क्या करना, ठीक है ना। और ये यहाँ हमने उसकी प्रैक्टिस की हुई थी, ये सवाल हमने किए हुए थे, सवाल बनाकर भी किए थे, इस तरह से भी किए थे, सारा काम किया हुआ। लेकिन ऑब्वियसली आप एग्जाम में जब ही कर पाएंगे ना जब आप घर जाके करेंगे, अदरवाइज तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। आप देखें उसने पूरी प्रोविजन उठाकर ये इस सवाल में डाल दी। चले जनाब और आगे चलते हैं। ये वाली कहानी खत्म हो गई। क्या यहां से आप फिक्स एसेट शेड्यूल अब बना लेंगे? एसेट डिस्पोज ऑफ निकल आएगा ना। फिक्स एसेट शेड्यूल हमने अपने पैटर्न पे बनाना है उसी तरह से, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कर लेंगे। ओपनिंग WDV कितनी गिवन है? ये गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी, कॉर्पोरेट व्हीकल, दिस। नंबर 2, एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, WDV ऑफ द एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ये वाली WDV माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर लाइन लगाएंगे और ये वो एसेट हैं जो हमारे पास सारा साल चले हैं, इनके ऊपर 15% जिसका रेट है, जिसका 30% है क्योंकि कंप्यूटर वो भी है, वो रेट लगा लें। यहां से आई होप कि आप ये काम अब कर पाओगे, कर लेंगे। हम सेकंड एडजस्टमेंट पे आए। एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 पेड टू अ फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 23 March 2025 as advance salary for the month of April. Salary. Since he was in urgent need of the amount and the bank were closed on 23 March due to Pakistan Day, he was paid in cash. उसने कहानी एक चलाई है लेकिन हमने फौरन देखना है क्या हमने कोई ऐसी एक्सेप्शन पढ़ी है कि कब सैलरी कैश में दे सकते हैं। 14 अगस्त को दे सकते हैं कि 9 नवंबर को दे सकते हैं कि 9 मई को दे सकते हैं, कहीं नहीं पड़ी ना ऐसी कोई बात। इसका मतलब है कहानियां करा रहा है, ठीक है। ये सिंपल है, कैश में सैलरी पे हुई है तो डिसअलाउ कर देनी है, ठीक होगी ना बात। कैश में सैलरी पे हुई है डिसअलाउ कर देनी है, उस दिन बैंक बंद थे, उस दिन फलां था, ये सारी कहानियां हैं। इस तरह की कोई बात हमने नहीं पढ़ी। क्लियर होगी बात जी। इसका मतलब है 40,000 क्या करना है? डिसअलाउ करना है। अच्छा, दो वजह से आप सोच सकते हैं। वैसे भी सैलरी के ऊपर क्या लिमिट थी? 32,000। 32,000 से ऊपर वाली सैलरी कैसे देनी थी? क्रॉस टैक्स से देनी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग प्राइस एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू KE बिजनेस। It includes salaries of 8,80,000 paid to scientists, material of 2,30,000 used in the research, and 700,000 paid to a company in China for supporting KE scientists in research. पाकिस्तान। इसका मतलब है ये 7 लाख डिसअलाउ हुआ, बाकी तो कहानी सही है। बाकी तो पहले भी एक्सपेंस चार्ज हुआ है, हमने भी एक्सपेंस ही चार्ज करना। यहां तक से ये पता चला 8,80,000 अलाउड है, ऑलरेडी अलाउड है। 2,30,000 अलाउड है, ऑलरेडी अलाउड है। 7 लाख ऑलरेडी अलाउड है बट नॉट इन पाकिस्तान, तो डिसअलाउड, एड बैक। दिस एक्सपेंडिचर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट इंटेंजिबल एसेट एंड इट कुड नॉट प्रोवाइड एन एडवांटेज। ओके, ये तो करना ही नहीं था हमने एसेट, तो वो तो हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को करना था ना। ये तो जैसे जैसे होने थे वहीं वहीं एक्सपेंस आउट करने थे। ओके, an expense of ₹6,50,000 paid as installment toward the purchase price of an industrial plot.
प्लॉट आपने कोई किस्तों पे खरीदा हुआ है तो ये तो कैपिटलाइज होगा, जबकि यहाँ एक्सपेंस में गया हुआ है। वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के स्टाइल में सोचना है। ऊपर लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, इसका मतलब है इसको सिंपली यहाँ से क्या करना है, डिसअलाउ करना, ठीक है ना। और क्योंकि प्लॉट की बात हो रही है तो कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होनी। बकरा ईद वाला सवाल आ गया। वो कहता जी बकरे खरीदे हैं 2,25,000 के कुर्बानी के लिए। कुर्बानी बिजनेस पे थोड़े फर्ज है, कुर्बानी तो बंदों पे फर्ज है, समझ लगी है ना। लेकिन खर्चा कहाँ डला हुआ है, बिजनेस में डला हुआ है। इसका मतलब है ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है 2,25,000 रुपये। बात समझ आ गई है? ओके। डोनेशन ऑफ ₹1 million टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात तो डोनेशन डिसअलाउ। बाद में देखना इस पे में से किस पे क्रेडिट मिलेगा और किस पे नहीं मिलेगा। 40% of this amount was donated to organization listed on 13th schedule of income tax ordinance. All donation were made through cross check. कंडीशन पूरी हो रही है। उसने कहा 40% वो है जो 13 शेड्यूल में है और बाकी भी अप्रूव्ड कोई है। इसका मतलब है क्रेडिट तो सारों पे ही मिल जाएगा, लेकिन डोनेशन एज ए एक्सपेंस तो नहीं अलाउ होगी ना, कि होगी? नहीं होगी। तो पहले ऐड बैक तो करना पड़ेगा। अब हमने इसको थोड़ा सा ट्रिम किया हुआ है सवाल को। इसके अंदर 1-2 और अदर हेड भी थे, लेकिन वो भी हमने नहीं डाले। और क्योंकि यहाँ जब हम इसे सॉल्व करवाने तो अभी मल्टीपल हेड की वजह से नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिस करवाने के लिए कि आपको ये पता चले कि अच्छा यार यहाँ तक एग्जामिनर अगर सवाल में चीज़ें डाल रहा है तो कैसे डाल रहा है। फिक्स एसेट शेड्यूल आपने अपने तरीके से बना लेना। एग्जामिनर ने ऐसे बनाया हुआ था, उसने तो अलग अलग थोड़े थे ना, लेकिन हम उसी तरह ही चलेंगे, 3 स्टेप वाले तरीके से चलेंगे। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया है, टैक्स डेप्रिसिएशन। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया है, टैक्स डेप्रिसिएशन। और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। और एक वो जो वहाँ ऐड बैक करना है कि भाई कितने का एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया था, 7,22,500 का एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया था ना। ये देखें ओपनिंग में से 7,22,000 माइनस करके बाकियों पे लेंगे ना फॉर द ईयर। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बहुत गलतियां हो जाएंगी। हमने उसी तरह ही चलना है जो पैटर्न हमने सीखा हुआ है। हमने 3 सवाल पिछले सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सॉल्व किए थे कि आपको वो पैटर्न आ जाए, फिक्स एसेट का पैटर्न आ जाए, क्योंकि उस पैटर्न पे कोई चांस ऑफ एरर नहीं है। इस पैटर्न पे तो चांस ऑफ एरर है, यहाँ तो गलती हो जाएगी। उस तरह चलेंगे कोई गलती नहीं होगी। आपको पता होगा अभी डिस्पोजल ट्रीट करनी है, अभी एडिशन ट्रीट करनी है, अभी ये काम करना। अच्छा ये सारा काम हो गया। यहां से एक फिगर हमारे पास आ गई है लॉस की। अब आए फेस ऑफ द आंसर। वही हमने शुरू किया प्रॉफिट एज पर अकाउंट से। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सबसे पहला तोहफा आ गया। सैलरी 40 लाख वाली या 40,000 वाली, वो जो 23 मार्च को पे हुई थी। 7 लाख रुपया कौन सा था, वो जो हमने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट, वही है? नहीं, वो रिसर्च वाला था। ये डिसअलाउ कर दिया। प्लॉट 6.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, इसे कैपिटलाइज करना है। कुर्बानी के बकरे भी हमने डिसअलाउ कर दिए हैं और डोनेशन भी डिसअलाउ कर दिया। अब बिल्कुल एक सादा पैटर्न पे सवाल चल रहा है। इसकी जगह माइनस क्या करना है, टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग वही फिक्स एसेट शेड्यूल से आई, 16,13,550 रुपया। लॉस ऑन डिस्पोजल, हमने गेन डिसअलाउ नहीं किया हुआ, या लॉस अकाउंटिंग गेन और लॉस क्यों नहीं किया, वो वाली लाइन कि कैरिंग वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू सेल प्रोसीड। अच्छा ये हमने ना डिस्क्लोजर दे दिया यहां पर कि यार ये अलाउड हैं। बात समझ आई है? ये सिर्फ डिस्क्लोजर दिया है, माइनस नहीं किया। माइनस तो ऑलरेडी हुए थे। हमने बताया कि यार ये वाली रिसर्च अलाउड नहीं थी और ये वाली रिसर्च के हेड अलाउड थे, क्योंकि हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स है ना,
ताकि अगर इसका आधा नंबर है एग्जामिनर यहाँ लगा दे, इसका हाफ मार्क्स है यहाँ लगा दे, इसका हाफ है यहाँ लगा दे। अच्छा जी, और क्या रह गया? मटेरियल, वो भी हो गया। बस क्योंकि अभी हमने सारा सवाल नहीं उठाया हुआ ना, इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को हैंडल करना मकसद है। वैसे ये सवाल अभी हम करेंगे दोबारा भी, इसको मल्टीपल हेड्स में ले जाके करेंगे, ये कंप्रीहेंसिव सवाल है। लेकिन अब हमने सारे ही पास पेपर के क्वेश्चन करने हैं अगले 3-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला। आपने करके, घर से करके आना है आज जाके। फिर अब आप इतनी सारी छुट्टियां गुजार के आ गए ना, बिल्कुल ऐसे सुम्मुम बुकमुन होके आ गए हैं, जैसे पता ही नहीं टेक्स्ट कौन था, जाहिद कवि कौन था, ऐसे बैठे हैं जैसे किसी बात का नहीं पता। और टीचर बेचारा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि पढ़ के आए होंगे ना यार, अब ज़रा थोड़ी ग्रिप होगी। समझ लगी है बात? लेकिन कोई बच्चा नहीं आप में से पढ़ के आया, 1-2 के अलावा। अब हर बच्चा सोच रहा है वो सर मेरे बारे में क्या। अच्छा जी, चले भाई, आज जाके ना, असल में सवाल हल करने का उस वक्त तक मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा जब तक आप पढ़ के नहीं आएंगे। सवाल का फ़ायदा जब भी होगा। इसलिए भाई फौरी तौर पे आज जाके रिवाइज करें। मैंने खुद भी कोशिश की है कि आपको सारी बातें दोबारा से बताऊं कि यार ये पढ़ के गए थे, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। फिर ही सवाल करेंगे और फिर ही इंशाल्लाह। अब हमारे हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए। आप समझे, हमारा 80% ऑफ इनकम टैक्स कंप्लीट हो चुका हुआ है। छोटी छोटी सी बातें रहती हैं जो इधर उधर अब हमने पढ़नी है। साथ साथ हम प्रैक्टिस सवाल उठाएंगे अब ऐसे जिसमें सैलरी भी साथ ही हो रही हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी साथ ही हो। ये उसी तरह का सवाल है, ये उसी तरह का सवाल है। इसमें कैपिटल गेंस भी है। अगर आप ओरिजिनल सवाल इसे आई कैप का देखेंगे ना, जिस अटैम्प्ट का ये सवाल है, तो आपको सारा कुछ नजर आएगा इसमें। लेकिन हमने 2021 के अटैम्प्ट का सवाल है, लेकिन अभी हमने यहाँ पूरा नहीं उठाया हुआ। हमने सिलेक्टेड एरिया उठाया, बिजनेस इनकम उठाई है, अदर इनकम यहाँ आप देखें कहीं अदर इनकम कोई और नहीं आई है, हमने सिर्फ बिजनेस इनकम को उठाया हुआ है। लेकिन क्योंकि हम अब बिजनेस इनकम पढ़ रहे हैं, सारे ही हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने के बाद एज ए लास्ट हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं ना, तो अब तो हम इसको सवाल को इसकी ओरिजिनल हालत में भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई आज जाके आप थोड़ा सा करके आए, तैयारी से आए, रिवाइज करके आए, ठीक है ना। अच्छा, कल हमारे कॉलेज में आई कैप के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, काउंसिल मेंबर्स आ रहे हैं, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन जो है वो आ रहा है आई कैप की तरफ से। कल इंशाल्लाह ताला 1 बजे के पास आ रहे होंगे। तो हम आप में से ही कुछ बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे जिनका इंटरेक्शन आई कैप प्रेसिडेंट के साथ होगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कल ड्रेसअप होके भी आएँ, अच्छे हुलिये में आएँ, साफ़ सुथरे होके आएँ, ताकि अगर आपकी सिलेक्शन उस रूम के लिए होती है जहाँ प्रेसिडेंट जो है वो बच्चों से थोड़ी देर बात भी करना चाहेंगे, उनकी हम इंटरेक्शन भी करवाएंगे। और फिर हमारा जाहिर है प्रेसिडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, तो हम जो स्टूडेंट्स के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी डिस्कस करेंगे उनके साथ ऑब्वियसली। और बाकी फ्यूचर, प्रोफेशन का फ्यूचर और फलां बातें, वो सारी डिस्कस होंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग कल थोड़ा सा ड्रेसअप होके हैं ताकि आप सिलेक्ट भी हो सकें आई कैप के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के लिए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। लेकिन आप बिजनेस इनकम रिवाइज करके आएंगे तो हमें पढ़ने का मज़ा आएगा, अदरवाइज अब मज़ा नहीं आएगा अगर आप बगैर तैयारी के आ रहे होंगे। आपका पहला टारगेट यही है, इसी सवाल को जाकर आपने दोबारा अपने हाथ से सॉल्व कर लें, इसी सवाल को। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।